अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। कहीं क्लाउड बर्स्ट तो कहीं मूसलाधार बारिशें मॉनसून के सातवें स्पेल ने खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बालाई इलाकों में तबाही मचा दी है। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 200 से ज्यादा अफराद जमबहक हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी और हजारों बेघर हो चुके हैं। अब तक सबसे ज्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर में हुई, जहां इत्तलात के मुताबिक अब तक 120 से ज्यादा अफराद जमबहक हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद लापता हैं। बुनेर के तहसील चगरजई में एक ही खानदान के 22 अफराद जमबहक हुए हैं। सैलाब की तबाहकारियों के 22 बुनेर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बारिशों और सैलाबी रेलों से 71 घरों को नुकसान पहुंचा, 7 घर मुकम्मल, जबकि 64 घर जुजवी तौर पर तबाह हुए हैं। सैलाब से बाजोड़, बटग्राम, तुरगर, मानसेहरा, सवात और शांगला के अजला भी मुतासर हुए हैं। मानसेहरा में सैलाब के बायस मुतअद्दिद अफराद सैलाबी रेले में बह गए। बाजोड़ की तहसील सलारजई में बादल फटने और आसमानी बिजली गिरने से 20 अफराद जमबहक हो गए। सलारजई में इमदादी कामों में हिस्सा लेने वाला सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर भी गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 5 अफराद शहीद हुए। लोअर दीर की तहसील मैदान सूरी में तूफानी बारिश के बायस एक रिहायशी मकान की छत अचानक जमीन बोस हो गई, जिससे 5 अफराद जमबहक जबकि 2 जख्मी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने कीमती जानों के नुकसान पर कल सूबे में यौम शोक मनाने का ऐलान किया है। सूबे में कौमी परचम सरनगू रहेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने सैलाब की तबाहकारियों और कीमती जानों के नुकसान पर वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ अलग अलग राब्ता करके अफसोस का इजहार किया और NDMA को सूबाई हुकूमत की मदद की हिदायत जारी कर दी है। मानसून के 7वें स्पेल में गुज़िश्ता रोज आज़ाद कश्मीर में भी लोअर नीलम वैली, बाग, मुजफ्फराबाद में शदीद बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग की वजह से शदीद सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा। एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 9 अफराद जमबहक हुए। सैलाब से मानसून के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली के बायस मुल्क के बराई इलाकों का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है, जिससे गिरगित बल्तिस्तान में बारिशों के अलावा ग्लेशियर के पिघलने के बायस भी सैलाब से अब तक 12 अफराद जमबहक हो चुके हैं, जबकि 70 मकानात सैलाबी रेले में बह गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा अजला की इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्लाउड बर्स्ट के वाकयात में गैर मामूली इजाफा क्यों हो रहा है? मानसून के जारी 7वें स्पेल में मजीद कितनी बारिशें मुतवक्का है और आने वाले 2 स्पेल कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? और मौसमियाती तब्दीली के असरात से पाकिस्तान को मजीद किन खतरात का सामना करना पड़ सकता है और मजीद तबाही से खुद को कैसे बचाया जा सकता है, जानने के लिए हमने प्रोग्राम में मदद किया है तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फराज मुगल, जबकि डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात साहबजाद खान और माहिर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर जैनब नईम भी हमारे साथ मौजूद होंगी। बहुत शुक्रिया फराज मुगल साहब आपका, साहबजाद खान साहब आपका और डॉक्टर जैनब नईम आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पहले बात करते हैं फराज मुगल साहब से। ये बताएं कि फराज मुगल साहब, पूरे सूबे के अंदर कितनी तबाही अब तक सैलाब ने कर दी है और कितनी आबादी मुतासिर हो चुकी है सैलाब से, और जो कीमती जानों का नुकसान हुआ है, डेथ टोल कितना हुआ अब तक? जी, देखा जाए तो सैलाबी सूरत हाल जब पेश आई खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही भी हुई और नुकसानात और इंसानी जानों का ज़िया जो हुआ, ये सबसे बड़ा नुकसान है। और इनकी जो नुकसान हुआ है, हम कोशिश कर रहे थे कि इनको बचाया जाए और बहुत से लोगों को अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं जो फंसे हुए हैं उन तक इमदादी टीमें पहुंचा रहे हैं। और सुबह से आप देखें कि हमारा जो तो सरकारी आदाद शुमार क्या है फराज मुगल साहब? अब तक कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं? अब तक जो सरकारी तौर पर या रेस्क्यू की जानिब से जो अस्पतालों में आए हैं 146 अफराद के करीब हम तक आई हैं, लेकिन शायद इससे ज्यादा फिगर भी हो। लापता भी है, काफी दर्जनों बहुत सारे अफराद लापता भी हैं, जाहिर है। दर्जनों। बेसिकली इस ऑपरेशन में जो मुश्किलात आ रही हैं, जमीनी रास्ता बहुत से इलाकों से मुनक़ता होने की वजह से, जो कि हमारे 2 हेलीकॉप्टर्स काम कर रहे थे, जो कि एक क्रैश हो गया और एक अभी जो चल रहा है ऑपरेशन के जरिए हमारा कर रहे हैं, उसमें 5 अफराद हमारे हेली में शहीद हो, 2 पायलट समेत 3 लोग और थे शहीद हो गए हैं। तो हमने अपना ऑपरेशन को रोका नहीं है, चल रहा है। सुबह से हमारे हेली फ्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पर और इमदादी ऑपरेशन में, आपके इमदादी ऑपरेशन में क्या क्या इस वक्त जो है वो किया जा रहा है? एक तरफ तो जाहिर है तलाश भी करना है लोगों को, आपने जो लापता है, जो फंसे हुए हैं उन्हें वहां से निकालना है और लोगों तक इमदाद पहुंचानी है। जहां कहीं टेंट आपने पहुंचाने, कहीं आपने खाने पीने की अशिया पहुंचानी है, तो एक हेलीकॉप्टर से ये कहाँ कहाँ कर लेंगे और इसमें आपको मदद वफाकी हुकूमत से कितनी मिल रही है? देखा जाए तो ये प्रैक्टिस हम पिछले 2-3 महीनों से कर रहे थे। जब सानिया सवात का वाकया आया तो हमने उस वाकये से बड़ी चीजें सीखी हैं और हमने ये कहा था कि ये मुस्तकबिल में ये चीजें ना हो। हमने तमाम तर रूट्स के ऊपर मशीनरी, इक्विपमेंट्स, लाइफ जैकेटें, कश्तियां, तमाम खाने पीने का सामान, ये तकरीबन 115 पॉइंट्स हमने मुख्तलिफ मकामात के ऊपर ये हमने
बनाए थे, और जिसकी वजह से आज हमने लोगों को रिस्पॉन्ड भी किया। इसके बाद जितने भी मुतासरीन हैं, तकरीबन अब तक 100 से जायद सरकारी इमारतें हमने खाली करवाई, जिसमें हमने स्टे लोगों के करवा रहे हैं, वहाँ पर खाने पीने का सामान, वहाँ पर रिहाइश, वहाँ पर उनके लिए मैट्रेस, तमाम तर फैमिलीज का ख्याल रखा जा रहा है। कुछ मकामात स्कूल ऐसे हैं जिसमें हम मर्दों को एक जगह पे रख रहे हैं तो खवातीन को दूसरी साइड पे, या कुछ जगह ऐसे हैं कि कुछ छोटे, अगर वो खानदान बड़ा है तो उनको हम छोटे छोटे जो स्कूल्स हैं, बीएचयूज हैं, या जहाँ पर हमारे पास बिल्डिंग की अवेलेबिलिटी है, तो वो हम लोगों को वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, तमाम तर सहूलियात दे सही रहे है। हैं। दूसरी बात रह गई एनडीएमए की। देखें, ये एक कौमी सानिया है, ऐसा और ही है। मैं वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि इस कौमी सानिया के ऊपर सियासत को छोड़कर इज्तिमाइयत की सोचना। देखें, हमारी हुकूमत काम कर रही है। जब तो ये अलर्ट जारी होता है तो ये 24 बताएं घंटे। फराज मुगल साहब, जाहिर है आफत बहुत बड़ी है, सूबाई हुकूमत अकेले इससे नहीं निमट सकती, तो विफाकी हुकूमत से किस तरह की जो सपोर्ट केपी की गवर्नमेंट को चाहिए? जी, देखा जाए तो जब भी कोई इस किस्म के डिजास्टर आते हैं तो दोनों डिपार्टमेंट, चाहे पीडीएमए है या एनडीए एनडीएमए में। है या रेस्क्यू है, ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इन या आपस में कोलैबोरेशन होती है। एक दूसरे को डिपार्टमेंट बता रहे होते हैं कि क्या सिचुएशन है और कितने नुकसान हो सकता है या क्या होता है। ये प्रॉपर एक गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की पॉलिसी है। 24 घंटे गुजर गए हैं सर, मेरी प्राइम मिनिस्टर से दरखास्त है, क्या अब भी हम पुकारेंगे, हम सरकारी लेटर करेंगे कि हमें इमदाद चाहिए? क्या देखें, अभी तक कोई राब्ता पूरी नहीं हुआ वजीर आला और वजीर आजम के दरमियान? वजीर आजम साहब तो एनडीएमए गए, टिकटॉक बनाकर मीडिया पे बस अपना फिगर शो कर दिया कि मैं मौजूद हूँ, इस मुल्क का वजीर आजम हूँ। हद तो ये था कि वफाकी इदारों के अंदर हेलीकॉप्टर मौजूद है, हमारे पास था, एक क्रैश हो गया, एक कर रहे काम, जितने वसाइल हैं, अफवाज सुबह एक पाकिस्तान छोटा की बच्चों। जानिब से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में वो हिस्सा ले रहे हैं जी वहां जी पे। जी जी, जब वजीर आला साहब की जब बात हुई पाक फौज से, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई और फौरी तौर पर पाक फौज ने रिस्पॉन्ड किया है, और या पाक फौज की मुख्तलिफ यूनिटें जो हैं वो वहां पर काम कर रही हैं। जिली इंतजामिया, पाक फौज इकट्ठ करके एक लोगों को बचाया जा रहा है। वफाकी सही है। इदारों के पास सामान है। मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें सियासत से बालातर ठीक रखनी है, चाहिए। ये कौम का सानिया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अभी ये जो 7वां स्पेल है इसने कश्मीर में तबाही फैलाई, फिर अभी गिलगित बल्तिस्तान के बाद केपी के अंदर कितनी ज़्यादा तबाही इस सैलाब से हुई है, और आगे ये जो 7वां स्पेल है ये कितने नुकसान कर सकता है, इसी पे बात करेंगे साहबजाद खान साहब से। साहबजाद खान साहब, ये बताइएगा कि ये 7वां स्पेल है मानसून का, और आगे भी ज़ाहिर है मज़ीद स्पेल आने हैं, तो ये स्पेल जो है क्या ये ओवर हो चुका है सूबे के अंदर, या अभी मजीद केपी के अंदर बारिशें मुतवक्का हैं? नहीं, अभी अभी ये स्टार्ट है, तकरीबन कल से स्टार्ट था। आपको आपने जैसे बताया हुआ था कि 14 अगस्त से दोबारा एक सिलसिला शुरू होगा बारिशों का, और वो भी काफ़ी शदीद होगा। और उसमें हमने एरियाज़ भी स्पेसिफाइड किए हुए थे कि जो हमारे ये अपर एरियाज़ हैं, कश्मीर के कुछ एरियाज़ हैं, इनमें ज़्यादा इसकी टेंडेंसी होगी। और ये फिर हमने बताया था कि ये जाते जाते जो है हमारे सूबा सिंध और जनूबी पंजाब के इलाके जो है उनको भी मुतासर करेगा। तो अभी तो ये आज का दिन और कल का दिन तो ये हमारे अपर एरियाज़ को इफ़ेक्ट करेगा। बारिश अभी और भी इम्कानात हैं काफ़ी ज़्यादा। तो लेकिन जो पहले तो इन बारिशों की वजह से जो तबाही हो चुकी है वो वैसे ही। दूसरी मैं बात क्लियर कर दूँ, एक दो चीज़ें। एक तो हमारे पास इस साल जो स्नोफॉल थी वो कम हुई थी। स्नोफॉल का नॉर्मल दुरानिया होता है दिसंबर से शुरू हो के 31 मार्च तक हम लेते हैं। इस दफ़ा दिसंबर, जनवरी, फरवरी का कुछ हिस्सा जो था बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, और ना ही स्नोफॉल। और ये स्नोफॉल जो होती है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कि उन दिनों टेम्परेचर कम होते हैं और वो कम लेट हो जाती है। इस साल स्नोफॉल उस वक्त शुरू हुई जब आपके टेम्परेचर जो थे ना वो बढ़ने शुरू हो गए, और जो भी स्नोफॉल हुई हमारे पास वो सारी साथ साथ ही आप कह लें कि जी मेल्ट हो के वो पानी बन के आ गया। लेकिन अभी जो इस वक्त फिनोमेना हो रहा है, ये हमारे जो पुराने एहसासे थे, ग्लेशियर जो थे, टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा हुए। कल परसों हमने एक एडवाइजरी इशू की है कि नॉर्मल जो टेम्परेचर हम रिकॉर्ड कर रहे थे 1 अगस्त के बाद शुमाली इलाका जात या केपी के कुछ इलाके जो थे वहाँ पे टेम्परेचर जो था एवरेज से 7 और 8 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा था। यानी अब ये देखें कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और हमारे ये रेजरवायर हैं, आप कह लें कि ये हमारे
रिजर्व्स थे, ये हमारे रिजर्व्स थे, हमारे एहसासे थे जो अभी मेल्ट होके एक तो हमें तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, और हमारा अगला एहसासा जिनकी वजह से हमें अगले आने वाले सालों में भी पानी मिलना था, वो कम होता जा रहा है। यानी क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया है, या आपके नॉर्मल टेम्परेचर जो है या वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि जी अब जैसे कि प्रोजेक्शन की जा रही थी कि हमारे जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में जो स्नो माउंटेन्स कवर्ड एरियाज़ हैं वो अगले 40 साल तक या 2060 तक इन पे बिल्कुल बर्फ़ नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से टेम्परेचर अब नॉर्मल हो रहे हैं, ये तो हमें अगले कुछ 10-15 साल की नवीद बड़ी बुरी सुना रहे हैं। तो ये अब जो चीज़ें हो रही हैं ये वाकया बड़ी नॉर्मल है। तो दूसरा ये बताएं साहबजाद खान साहब कि जो एक न्यू फिनोमेना हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्लाउड बर्स्ट का बहुत ज़्यादा इसका जिक्र हो रहा है, पिछले चंद महीनों से क्लाउड बर्स्ट के काफ़ी वाक़यात भी हुए हैं। तो क्लाउड बर्स्ट का जो फिनोमेना है न्यू सर, ये जो है एकदम से कैसे शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। देखें, जब आपके टेम्परेचर्स या आपका कोल्ड एयर मास एक ऐसी अब नॉर्मेलिटी से मूव करता है ना, तो वो क्लाउड बस्ट ही लाता है। यानी आपके ये ख़ास तौर पे हिली एरियाज़ में ज़्यादा बनता है कि जी आपकी जो विंड ऊपर से आ रही है वो कोल्ड एयर मास एकदम आया, आपकी बादल बन गए, बारिश के कतरे बन गए, लेकिन नीचे वार्म एयर ऐसी बन गई कि जी उसने पूरे के पूरे वो उसको थोड़ा सा वो गर्म करके पूरा पानी एक जगह पे वो गिर जाता है। यानी जिस बारिश ने ज्यादा जिस पानी ने 7-8 घंटे में आना होता है, जमीन पे बरसना होता है, वो 1 घंटे में या उससे कम वक्त में जमीन पे आ जाता है बादलों से। वो 1-2 घंटे में, 1 घंटे में तकरीबन आप कह लें कि जी अगर वो आ जाता है, तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी अब नॉर्मल होगी। मैंने आपको क्या बताया है कि जो पिछले 10 दिन से टेम्परेचर हमारे पास आ रहे थे, अब नॉर्मल टेम्परेचर ओवर द हाई माउंटेन्स आपके या उन इलाकों में आ रहे थे 7 से 8 डिग्री ज़्यादा थे अबव नॉर्मल। यानी टेम्परेचर जब ख़ास तौर पे हमारे उन इलाकों में 30 से ज़्यादा जाता है तो वो बड़ा ख़तरनाक टेम्परेचर होता है। वो आपके रिजर्वायर्स को अपना डिस्प्लेस करता है, जो आपकी स्नो अकामुलेटेड हुई होती है या ग्लेशियर होती है, ग्लेशियर होते हैं, तो वहाँ पे पानी का जो उसके बाद अगर खुदा न खास्ता बारिश हो गई या क्लाउड बस्ट हो गया तो वो तो पूरा का पूरा पहाड़ वो बर्फ़ का जो है वो नीचे लेके आ जाता है। सही है सर, हमारे साथ रहेगा डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा। ये बताइएगा कि एक तरफ कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और इधर आप देखें तो केपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है क्लाउड बर्स्ट की वजह से, और दूसरा ये बताएं कि शिशपर ग्लेशियर जो है वो उस तरफ शिगर में वो मेल्ट हो रहा है। ये जो हम देख रहे हैं तबाही बड़े पैमाने पर आ रही है मौसमियाती तब्दीली की वजह से, और उसमें आप क्या देख रही हैं खतरात पाकिस्तान के लिए, किस तरह से बढ़ रहे हैं? जी देखें, ये जो नॉर्थ में हमारा हिंदू कश कराकोरम हिमालयन रेंज है, इसको थर्ड पोल कहा जाता है दुनिया में। यानी कि ये सबसे बड़ा एसेट है हमारा फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का, ग्लेशियर्स का। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज से कोई 10 साल पहले तक ये साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे कि ये बढ़ रहा था ग्लेशियर, मतलब मेल्ट नहीं रहा था। ये अभी इस साल अचानक जो टेम्परेचर बढ़ा है, यानी सरफेस टेम्परेचर आपका बढ़ गया एकदम, 7 से 9 डिग्री का फर्क है जो पहले मेहमान आपके बता रहे थे, उसकी वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ये ग्लेशियर एकदम पिघलना शुरू हो गए हैं, अचानक पिघलना शुरू हो गए इस साल। और इतनी तेजी से पिघले हैं कि साथ में क्लाउड बर्स्ट हो गया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, तो उसकी वजह से वहां सैलाबी रेले और ये शिद्दत इख्तियार करके बर्फ के बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो नीचे आ रहे हैं, पत्थर नीचे आ रहे हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर इसमें ये है कि एक एविडेंस आपके सामने आ रहा है कि पहाड़ों पे इस वक्त जंगलात मौजूद नहीं है, जंगलात कट, तो क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, लेकिन बाकी जो जमीन पे तबाही हो रही है उसमें कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं। तो ज़ाहिर है अब इससे अगर हम नहीं प्रॉपर तरीके से निमट पाते, ज़ाहिर है पाकिस्तान तो दुनिया में बताया जा रहा है कि मौसमियाती तब्दीली में कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहा, लेकिन हम रिसीविंग एंड पे हैं। हम दुनिया के 8 उन ममालिक में शामिल हैं जो कि इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हो रहे हैं। तो क्या कर सकता है पाकिस्तान, इससे किस तरह से हम बच सकते हैं? देखिए, इसमें कोई एक इंटरवेंशन नहीं, इसमें आपको पूरा पैकेज करना पड़ेगा इंटरवेंशंस का। फॉर एग्जांपल, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से अडेप्टेशन प्लानिंग जो है वो बनानी पड़ेगी, शहरों के लेवल से, रीजनल लेवल से आपको बॉटम अप अप्रोच लेनी पड़ेगी, कम्युनिटीज को शामिल करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पे फ्लड प्लेन के ऊपर इंक्रोचमेंट नहीं करें, कंस्ट्रक्शन नहीं करें। वहां पे जो स्लोप स्टेबिलाईजेशन है, पहाड़ों पे जहाँ दरख्त खत्म हो गए हैं, वहां पहाड़ों की स्लोप पे जो है टारगेटेड एफॉरेस्टेशन
प्रिवेंशन की जाए, दरख्त लगाए जाए, जंगलात लगाए जाए और आवाम को अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के थ्रू सेंसिटाइज किया जाए। और सबसे अहम बात, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में हम फेल हो चुके हैं, एज अ नेशन हम फेल हो रहे हैं। सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को मिल के बैठ के डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को तरजीह देने की जरूरत है। इस साल हमने बजट स्लैश कर दिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस से, जिसका मतलब ये है कि हम इसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। और ऐसा ही लास्ट है, बट नॉट लीस्ट, इसको पोलिटिसाइज करना बंद करें। ये पूरी कौम के लिए एक ऐसा ही है, लम्हा प्रक्रिया है। हम क्यों एक सूबे की बात नहीं कर रहे, पूरे पाकिस्तान की बात हो रही। क्लाइमेट चेंज हम सबको इफेक्ट कर रहा है। ऐसा ही है। साहब साहब ये बताइएगा कि अभी सातवें स्पेल ने इतनी तबाही फैलाई है, अभी आपने ये भी बताया कि मजीद बारिशें होनी हैं सातवें स्पेल की, अभी 8वां स्पेल भी आना है अगस्त के तीसरे हफ्ते में, और फिर 9वां स्पेल भी आएगा आखिरी हफ्ते में अगस्त के। तो उनके बारे में सर किस तरह की फोरकास्ट है? ये बिल्कुल, मैं आपको जो चीज़ असल बताने लगा हूँ ना, कि अभी आज तक जो हमारे पास बारिशों का स्पेल है वो ये है कि जी तकरीबन नॉर्मल बारिश चल रही है, यानी मानसून में जितनी 1.5 महीने में बारिश होनी थी उतनी हुई है। तो इसका मतलब है कि अभी 50% बारिशें होनी हैं। तो 50% आप पहले देख लें कि उन बारिशों ने कितनी तबाही मचाई है, तो आने वाले दिनों में क्या क्या इम्पेक्ट होंगे हमारे ऊपर। तो ये 8वां भी आएगा, 9वां भी आएगा, 10वां भी आएगा। और इनमें अभी मेरा ख्याल है जो हम देख रहे हैं शिद्दत ज़्यादा आ रही है। सही, और इसकी वजह क्या है? शिद्दत ज़्यादा इसमें आने की पहले जो है वो कम हुई है, बारिशें अब ज़्यादा हो रही हैं। शिद्दत अब देखें, मैंने आपको बताया कि जी हमारे ऊपर जो टेम्परेचर है बिलो नॉर्मल जा रहे हैं, अबव नॉर्मल जा रहे हैं। जब अबव नॉर्मल होते हैं तो हमारे पास लो प्रेशर एरिया जो इस मानसून स्पेल को अपनी तरफ खींचता है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। सही हो गया। और डॉक्टर ज़ैनब, आपने जिस तरह हमें बताया कि आने वाले दिनों में ख़तरात पाकिस्तान के लिए बढ़ रहे हैं, जो एलोकेशन है वो बड़ी कम होती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, और सूबों ने कैपेसिटी भी अपनी नहीं बढ़ाई। फिर ये प्रोविंशियल लेवल के बाद फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बननी थी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, DDMAs, वो भी हमने अपनी इस्तेदाद नहीं बढ़ाई। तो इसका मतलब है कि हमने अपने हिस्से का जो काम करना था वो पाकिस्तान ने नहीं किया और ख़तरात बढ़ते चले जा रहे हैं। जी देखिए, लोकल गवर्नेंस सिस्टम का होना बहुत जरूरी होता है जब आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिसीज की इन्फोर्समेंट सही तरीके से हो, इतलाफ हो और कम्युनिटीज तक जो है उनका फायदा पहुंचे। जब ये सिस्टम्स नहीं मौजूद होते तो फिर यही हालात होते हैं जो अभी आप KP में देख रहे हैं या पंजाब में देख रहे हैं या नॉर्थ में देख रहे हैं। तो जी इसके लिए बिल्कुल जरूरी है इस वक्त कि हम, अभी भी टाइम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल अडेप्टेशन प्लानिंग बनाए, लोगों को जो है सेंसिटाइज करें। और बहुत जरूरी है कि हम फ्लडिंग सीजन में जो है इमरजेंसी का निफाज करें, पूरे मुल्क में इमरजेंसी निफाज करें, ताकि पता हो कि ये इमरजेंसी की सिचुएशन है और हमें किस तरह से बचना है। अभी भी टाइम है, हम दरख्तों को काटना बंद करें, फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट रोकें, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 12 का निफाज करें, इंक्रोचमेंट्स को कंट्रोल करें और लिमिट करें। अभी भी हम कर सकते हैं। अगर हम नहीं करेंगे अभी भी, तो अगले साल आप और मैं फिर इसी तरह टीवी पे बैठ के शायद जिक्र कर रहे हो कि फिर सैलाब आ गए। सही है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम आपका, सज्जाद खान साहब आपका और फराज मुगल साहब आपका अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, मौसमियाती तब्दीली की वजह से, लेकिन जो हमने अपने हिस्से का काम करना है वो भी हमें करना होगा ताकि सैलाब की तबाहकारियों को या जो मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात हैं उससे हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को बचा तो नहीं सकते, लेकिन किसी हद तक उसका तदारुक या उससे बचाव किया जा सकता है। में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कुछ सियासी मामलात की और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर क्यों गायब हुई इश्तिहारात से, इस पर बात भी होगी हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक से, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 14 अगस्त के इश्तिहारात से बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर क्यों गायब हो गई, जिम्मेदार कौन था, क्या उसका तयन किया जाएगा। नाज़रीन हम बात करेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम के बहुत चर्चे हैं, बड़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है जिसमें NFC के शेयर में तब्दीलियाँ की जाएंगी और 18वीं आईनी तरमीम से जुड़ी कई ऐसी तरमीम है जिनको शायद रिवर्स कर दिया जाए, और साथ साथ पार्लियामेंट की मुद्दत के हवाले से भी बात हो रही है कि शायद वो भी बढ़ा दी जाए तरमीम करके आइन के अंदर। और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म ने 14 अगस्त को एक ऑफ़र दी है जो मिसाक करना है इस्तेहकाम पाकिस्तान का, क्या उसमें तहरीक इंसाफ को शामिल किया जाएगा और किन शराइत पर। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील भाई साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइएगा कि बड़ी तबाही हुई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सैलाब की वजह से, तो कोई यानी कि सियासत तो नहीं होगी इसमें, बयानबाजी तो नहीं होगी,
मिलकर सूबाई और मरकजी हुकूमतें जो हैं वो जो वहाँ के अवाम हैं उनकी मदद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया समर साहब। बात यह है कि वाक़तन क्लाइमेट चेंज से या मौसमी तब्दीली से जो सैलाब की तबाहकारी हुई है, उसके सबब KP के कई एरियाज़ हैं वो बहुत इफ़ेक्टेड हैं, और ज़ाहिरी बात है कि उस पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए, और ना हम इस पर सियासत कर रहे हैं। इफ़ एनीथिंग हम तो NDMA को भी वफाक के थ्रू जो है वो ज़ाहिरी बात है मोबलाइज़ किया है। और आपको याद होगा कि पिछली मरतबा भी वज़ीर आज़म की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी, उन्होंने कहा कि NDMA को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, और बिल्कुल उन्होंने ख़ुद विज़िट किया था इस तमाम तर मामले के ऊपर। तो पाकिस्तान का कोई भी कोना हो, पाकिस्तान का कोई भी एरिया हो, NDMA अब या वफाक से जो हो सकता है वफाक वो बिल्कुल ज़रूर करेगी, और ऐसे इशू पे सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे इशूज़ पे पूरी कौम को इकट्ठे होना चाहिए। लास्ट टाइम जब वो सवात वाला वाक़या हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा उस पर सियासी तनकीद, सियासी बयानबाजी बहुत ज़्यादा उस पर हुई थी। आप ही के पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, उन्होंने काफ़ी बयानबाजी की थी सियासी। तो ये इस तरह का इवेंट जो है ज़ाहिर उस पर ये ज़रूरी है बात करनी कि सियासी बयानबाजी ना हो, सिर्फ जो इस वक्त जो बड़े पैमाने पर लोग मुतासर हो चुके हैं उनकी मदद की जाए, दोनों हुकूमतें मिलकर मदद करें फिलहाल। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, और मैं इसी चीज़ का हामी हूँ कि ऐसे इश्यूज़ पे अफसोसनाक वाक़यात पे सियासत नहीं होनी चाहिए। इस पे बिल्कुल पूरी कौम को मुत्तफ़िक होना चाहिए, मुत्तहद होना चाहिए, और तमाम तर हुकूमतों को, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हैं या वो वफाक की हुकूमत है, तो ज़ाहिरी बात है इन सबको एक दूसरे की असिस्टेंस, एक दूसरे की मदद के लिए जो है जो इक़दाम उठाने पड़े वो उनको उठाने चाहिए। अच्छा, दूसरा ये बताएं बैरिस्टर अकील मलिक साहब के एक बड़ा इशू बना हुआ है, कल से जो अखबारात में, इश्तिहारात में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, अल्लामा इकबाल की तस्वीर गायब हो गई वहाँ से। क्या वजह है, ये क्यों हुआ? अब ज़ाहिर है अब तो एक दिन गुजर गया है, हुकूमत जान सकी है कि ये क्या हुआ सारा माजरा, क्यों तस्वीरें गायब हुई उनकी? देखिए, एक तो कल ये तमाम तर मामला जो है तमाम तर चीज़ें सामने आईं, और बड़ा अफसोसनाक है कि बानी पाकिस्तान जो फाउंडर ऑफ द नेशन है, उनकी तस्वीर इश्तिहारात से गायब होना, उसकी बिल्कुल आज आज़म ज़ी तारड़ साहब ने, वफाकी वज़ीर कानून ने, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये अपोजिशन को और पूरी कौम को यकीनदारी कराई है कि इसकी इंक्वायरी होगी। मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ़ अदारे हैं, सरकारी और गैर सरकारी अदारे। अब ज़ाहिरी बात है कि वो इश्तिहारात देते हैं, ये किसी से कोई गफलत हुई है, किसी से कोई कोताही हुई है, या नोइंगली या अननोइंगली हुआ है, एरोनियसली हुआ है या अदरवाइज़ हुआ है, इसकी बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। और बिल्कुल बानी पाकिस्तान की तस्वीर अगर गायब है और जो इश्तिहारात में नहीं आ सकी, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी इंक्वायरी बिल्कुल रिपोर्ट जो है वो हाउस के साथ भी शेयर की जाएगी, और उसके अलावा ये कौम के सामने भी तमाम तरह हक़ाइक़ रखे जाएंगे। और ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी तमाम तर तफसीलात आ जाएंगी, और बिल्कुल हमने एक फर्म स्टांस लिया है कि ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अकील मलिक साहब, ये बताएं, चूँकि ज़ाहिर आप भी ख़ुद भी लॉ की मिनिस्ट्री को डील करते हैं, तो ये पिछले काफ़ी हफ्तों से चमगोइयाँ चल रही हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, इसमें NFC के हवाले से, हुकूमत के ग़ालिबन टेन्योर के हवाले से भी बात हुई है कि शायद वो भी बढ़ाया जाए। क्या करने जा रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम के अंदर एग्जैक्टली, ज़रा बताएं तो सही। देखिए, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि अभी किसी किस्म का कोई ड्राफ्ट, कोई प्रपोज़ल, कोई ऐसी जो ये ख़बरों की हद तक बाज़गश ज़रूर है, लेकिन हमने अभी किसी मामले पे काम शुरू नहीं किया। इवन के बिलावल साहब भी कह चुके हैं, उन्होंने भी आउटराइटली कहा कि मेरे से वज़ीर आज़म ने या वफाकी वज़रा ने या किसी ऐसे शख्स ने मेरे से रब्ता नहीं किया पार्लियामेंट के अंदर से कि कोई तरमीम के ऊपर जो है, अब अकेले तो हम नहीं कर सकते, इत्तेहादियों की हुकूमत है, हमें ज़ाहिरी बात है हमारे बड़े इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी साथ होगी, दीगर जमातें साथ होंगी, तभी किसी आईनी तरमीम के ऊपर हम काम कर सकते हैं। और इफ़ एनीथिंग, अगर कोई ड्राफ्ट जिस पे हम काम शुरू करेंगे, क्योंकि अभी फ़िल वक़्त कोई ड्राफ्ट या कोई ऐसा जो है चीज़ जिस पे काम नहीं हो रहा, मैं क्यों ऐसे कह दूं कि हम फ़लाँ पे काम कर रहे हैं या फ़लाँ चीज़ होगी, ये सिर्फ और सिर्फ चहमगोइयों की हद तक बातें हैं। और हुकूमत जो है वो अगर इस हाउस ने फील किया, हमारी तमाम हुकूमत गौर भी नहीं कर रही है ऐसी किसी तरमीम के ऊपर, इसमें मजीद आइन में फिल वक़्त नहीं कोई गौर हो रहा। और मैं ये आपको बिल्कुल आउटराइटली मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, हम किसी तरमीम पे काम नहीं कर रहे राइट नाउ एज वी स्पीक।
हाँ, कल को कोई सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं और बातचीत होती है और बिल्कुल समझा जाता है कि आइन के अंदर जो है मज़ीद तरमीम हो सकती हैं, तो बिल्कुल वो करना हमारा इस्तकाक है, हमारा हक है। बस ये पार्लियामान, और हम उस पर बिल्कुल करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। कुछ छुप छुपा के नहीं करेंगे। जो मामला होगा वो आवाम के सामने होगा। सिविल सोसाइटी को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। मैंने पिछली दफ़ा खुद 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी सिविल सोसाइटी के साथ भी इंगेज किया, और मैं यही बात कर रहा हूँ कि जो मामलात होंगे वो आउट इन दी ओपन होंगे और ट्रांसपेरेंसी के साथ होंगे। वो तो जब शोर मचा था उसके बाद फिर आपको पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में लेना पड़ा, बाकी लोगों को भी, अपोजिशन को भी लेना पड़ा एतमाद में। उससे पहले तो ये बिल्कुल ही बगैर किसी कंसल्टेशन के आ रही थी। तो इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कोई तजवीज़ हुकूमती अवानों में कहीं ना कहीं कोई सोच ऐसी पनप रही है कि NFC अवार्ड जो है उस शेयर को तब्दील करना है आईनी तरमीम करके, चूँकि ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है आपके हुकूमती। कई लोग कहते हैं कि ये NFC में जो शेयर है वो तब्दील होना चाहिए, आईनी तरमीम ज़रूरी है। 18वीं तरमीम की बड़ी बात होती है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिवर्स होनी चाहिए। तो हुकूमती अवानों में ये बातें तो हो रही हैं, आपके कई वज़रा ये बात करते हैं। देखिए, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि वक्त के साथ कानून और आइन में तब्दीली होनी चाहिए, उनमें मज़ीद एक बेहतरी आ सकती है। वक्त का तकाजा भी होता है, और ज़ाहिरी बात है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक तो रिसोर्सेज को भी देखना होता है और बाकी तमाम तर चीज़ों को भी देखना होता है। और ये कोई मुकद्दस गाय नहीं है कि NFC अवार्ड के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। फिल वक्त जो आइनी पोजीशन है वो ज़ाहिरी बात है कि NFC अवार्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम रिसोर्सेज को देखते हुए वो बढ़ता है हर 5 साल बाद, और उसी पे ही देखने की ज़रूरत है कि किस तरह वो एलोकेशन होगी, क्या तमाम तर मामला होगा। क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो है तमाम तर मामला हुआ और उस पर मीटिंग्स भी हुई हैं, और ये तमाम तर मामला भी देखा जाएगा। ज़ाहिरी बात है टू अर्ली टू से, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि मशावरत के बगैर और तमाम तर जो कंसेंसस है उसके बगैर कोई भी आईनी तरमीम नहीं हो और सकती। ये जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के अंदर तरमीम की गई है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा शोर भी मचा है, तहरीक इंसाफ भी कह रही है, मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं कि आपने इनसिक्योर कर दिया शहरियों को। किसी को भी आप जब आप चाहेंगे उठा लेंगे, और आपने उसकी मुद्दत भी बढ़ा दी है किसी भी बंदे को हिरासत में रखने की मुश्तबा होने पर। तो क्या हुकूमत को गारंटी देगी कि ये कानून जो है वो सियासी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ जो जेट ब्लैक टेररिस्ट है या फिर जो वाकईतन जो टेररिस्ट है उसके खिलाफ ही ये इस्तेमाल होगा, जो आम शहरी हैं या फिर जो सियासी लोग हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा? देखें, एक तो ये बड़ा तासुर पाया जाता है और बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है और बड़ा गलत रंग दिया जा रहा है कि शायद ये कानून जो है आम शहरियों के लिए है या तमाम तरह ऐसा मामलात हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। आपको याद होगा कि जब APS का अफसोसनाक वाक़या हुआ तो फिर उसके बाद आइन में विद सनसेट क्लॉज हमने कानून में वो चेंजिंग की थी और काउंटर टेररिज्म के ऊपर, ताकि हम इस नासूर से जान छुड़ा सकें। और उस वक्त भी 2014 में आपको याद होगा कि ऑपरेशन ज़रबे अस्ब हुआ था और इस नासूर से जान छुड़वाई गई थी। अब यहाँ पे जो सेफ गार्ड्स हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं, वो बिल्ट इन हैं, वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये वही चीज़ है, कोई नई चीज़ हमने नहीं की। शायद कई मेंबरान तो उस वक्त भी उस ऐवान का भी हिस्सा थे। अब हमने सनसेट क्लॉज के साथ इसको 3 साल इसकी मुद्दत की है, और जेट ब्लैक टेररिस्ट के साथ या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो लोग मुलविस हैं उनके साथ डील करने के लिए कानून आया है, ताकि जो कानून में सुकम है, जो कानून में लकूना, और ये सियासी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। ये आप गारंटी देते हैं कि सियासी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा? बिल्कुल आपको ये देखें, सियासी लोग अगर दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ में या दहशतगर्दी की के मामलात में अगर मुलविस होंगे तो ये दहशतगर्दों के खिलाफ है। ये वो लोग जो दहशतगर्दी की ऐसी एक्टिविटीज में मुलविस हों उनके खिलाफ है। अब यहाँ पे सेफ गार्ड्स की आपने बात की तो बिल्कुल गारंटी है, रिव्यू बोर्ड है। तो फिर अब ये वक्त ही करती है हद तक कि जो है ये बंदा जो सियासी मैं है, आपको ये बता मुझे तो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है एंटी टेररिज्म एक्ट को इस्तेमाल करते हुए। इस तरह की बातें होती है ना? बिल्कुल नॉट एट ऑल नहीं समर साहब, बिल्कुल ये गलत तासुर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो रिव्यू बोर्ड है, रिव्यू बोर्ड जो है वो बनाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वफाकी तक अगर बात की जाए तो उसमें चेयरमैन और 2 मेंबर्स होते हैं, वो देखते हैं डिटेंशन को, क्योंकि इसमें तमाम तर जो आइन के आर्टिकल्स हैं और स्पेसिफिकली आर्टिकल 10 की अगर बात की जाए तो उसमें तमाम तर मामला वाज़े है। और ऐसी बात नहीं है कि किसी को कोई इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिहाइंड बार्स रखा जाएगा या उसको जो है रखा जाएगा डिटेंशन में। अब इसमें सेफगार्ड ज़रूर हैं और ये काउंटर टेररिज्म के ऊपर है, और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को
जो उनको फर्दर ऑगमेंट करना है, स्ट्रेंथन करना है, और दहशतगर्दी के कानून के तहत ही इन्हीं अदालतों से 9 मई और 26 नवंबर की सजाएं ज़ाहिर अदालतों से हो रही हैं, तो इस पे ज़ाहिर सवाल उठा रही है तहरीक इंसाफ, सवाल उठा रही है, वो इस पे इनसिक्योर अपने आप को फील कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब सवाल उठा रहे हैं, सियासी हल्कों से ये सवाल उठ रहा है। दूसरा ये बताएं कि आगे भी अब ये बताएं कि 9 मई के मामले को लेकर अगर हम बात करें तो सजाएं तो अदालतों से कई लोगों को हो चुकी हैं, कई ऐसे सियासी लोग हैं, एमएनएज हैं, सेनेटर हैं जो नाअहल तो हो गए लेकिन उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो सकी। क्या वफाकी हुकूमत जो है वो एक सियासी टेम्परेचर को ताकि वो बढ़े ना एक हाथ से, इस वजह से गिरफ्तारियां अवॉइड कर रही है या क्या वजह है? देखिए, अगर कई लोग रूपोश हो गए हैं और जिन लोगों के खिलाफ अदालतों ने फैसले दिए हैं और जिन लोगों की गिरफ्तारियां होनी हैं, अगर वो रूपोश हो चुके हैं और वो जाके सूबा केपी में जाके अगर वहाँ पे चले गए हैं और वो अगर एमएनएज हैं या एमपीएज हैं, तो फिर उनकी गिरफ्तारी को कैसे इंश्योर करेंगे, क्योंकि जुरिस्डिक्शनल इश्यूज़ हैं। अब जुरिस्डिक्शनल इश्यूज़ में तो वहाँ पे आपने देखा कि कई ऐसे लोग जो हैं जो शायद अरकान पार्लियामेंट भी हैं, उनको वो एक सेफ़ पैसेज कह लें या सेफ़ हेवन कह लें, केपी का जो सूबा है उसमें वहाँ पे जाके उनको कोई नहीं पूछता, ना केपी पुलिस पूछती है, ना कोई और मामला है। तो फिर ये भी देखने की ज़रूरत है कि आइन और कानून से राफरार अख्तियार कौन कर रहा है, कानून नाफिद करने वाले इदारों से राफरार अख्तियार कौन कर रहा है। तो ये कानून के स्टेप्स हैं, आइन के स्टेप्स हैं, वो बिल्कुल अगर किसी के खिलाफ फैसला है, उन्होंने अपनी तमाम तर वकला उनके पास मौजूद थे, उन्होंने जिरा की, उन्होंने अपना डिफेंस पेश किया, जब सबूत उनके खिलाफ पेश हुए, ना काबिल तरदीद सबूत थे और वो तमाम तर चीज़ें जब पेश हुई तो फिर उनको सज़ा हुई। अब ये अगर कोई समझ ले कि वॉक इन द पार्क है और अदालतें जो हैं एविडेंस ब्लैक एंड वाइट में एविडेंस मौजूद है और हमारे खिलाफ फैसला नहीं आएगा, शायद हम अपने आप को किसी से को बालातर समझते हैं या अनटचेबल हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब लीगल रिकोर्स उनके पास मौजूद है, जाएँ हाई कोर्ट में अपीलें भी कर रहे हैं ये लोग, तो कम अज़ कम आइन और कानून का रास्ता तो यही है कि आप अपने आप को सरेंडर करें और फिर आइन और कानून को जो है वो अपना रास्ता अख्तियार करने दें। और ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था 14 अगस्त को जो तकरीब हुई थी, 13-14 अगस्त की दरमियानी शब, कि जो इस्तेहकाम में पाकिस्तान का जो है एक मिसाक किया जाएगा सियासी जमातों के साथ, क्या उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है जिससे आप ये जो मिसाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से सर फहरिस्त वही हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि तमाम सियासी जमातें एक 1 पॉइंट एजेंडे पे मुत्तफिक हैं और मुत्तहिद हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सेफ्टी, पाकिस्तान की प्रोग्रेस। अब यहाँ पे अगर कोई सियासी जमात है, मुझे माज़रत के साथ ये कहना पड़ता है कि समर साहब एक सियासी जमात को छोड़ के बाकी सारी सियासी जमातें जो हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए, पाकिस्तान की बाकी सारी सियासी जमातों के कायदीन जो हैं वो जेलों से बाहर है ना, एक ही सियासी जमात का कायद जो है वो जेल के अंदर है, तो वो ज़ाहिर है उनके मसले मसाइल तो हैं उनके साथ, उन्हें भी रियासत से शिकवे गिले हैं काफ़ी ज़्यादा। कोई शौकिया जेल में तो नहीं है। अगर वो कोई आपसे करते हैं कि ठीक है हम ये मिसाक करते हैं, आप हमारे कायद को रिहा करें, ऐसी कोई जो है वो लेदे हो सकती है? मावराए आइन और कानून तो किसी को रिहाई नहीं मिल सकती। हमने यही उनको कहा कि हमने भी 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लगा के अपनी जो बेगुनाही थी वो अदालतों में प्रूव की। आपको याद होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केस में क्या हुआ, मरीम नवाज साहिबा के केस में क्या हुआ, कैप्टन सफदर के केस में क्या हुआ, राना सनौला के केस में क्या हुआ, दीगर सियासी लीडरान के केस में क्या हुआ। क्या उनको उस वक्त हमने कोई ऐसी फरमाइश की थी? हमने कहा था कि हमें आप छोड़ दें और हम आपके साथ जो है बातचीत करने के, ऐसा तो नहीं हुआ। बातचीत तो देखिए, हम तो उस वक्त भी जब पीडीएम के टाइम पे भी हमने जब पीडीएम बनाई तो हमने उस वक्त भी कहा कि जी ये ज्यादतियाँ हमारे साथ जो कर रहे हैं ये देख लें, ये मामला इसी तरह है कि हमने अदालतों में जाके अपने केसेस को प्रूव किया। ये तो नहीं है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कोई हमें एनआरओ दे दिया हो या खुली छूट दे दी हो या अदालतों से के मावराए अदालत या मावराए आइन या कानून जो है हमें कोई अदालत से जेल से रिलीज़ कर दिया गया हो, ऐसा तो नहीं हुआ। जेल से रिलीज हुए तो सिर्फ अदालत के ऑर्डर पे हुए। अब इनको भी यही चाहिए कि अदालत को ऑर्डर लें और अपीलों में वहां पे बिल्कुल। लेकिन ना मसला ये है कि इस तरह के केसेस के अंदर जाहिर है जो आपका फरीक होता है मुखालिफ, जाहिर है वो कोई यहाँ पे कोई फर्द तो नहीं है, वो रियासत है, रियासत पाकिस्तान है। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन भी जाहिर है हुकूमत के पास है, रियासत के पास है, तो प्रोसिक्यूशन में ही जब आप मामलात को वीक कर देते तो दूसरी पार्टी जो है वो फ़ायदा उठा लेती है। आपके लोग भी तमाम जब पीडीएम में पीडीएम की घमंड बनी
तो प्रोसिक्यूशन ही वहां से वीक होगी तो बंदे रिहा होना शुरू हो गए आपके सारे। देखिए, यही यही मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ पे प्रूव करें ना, वहाँ पे बताएं कि क्या सुकुम रह गए, क्या फ़ैसले में ऐसी चीज़ थी, क्या एविडेंस प्रेजेंट जो अप्रिशिएट किया जज साहब ने वो नहीं करना चाहिए था, ये वो गलत अप्रिशिएट हुआ, क्या मिस जो है मिस कैलकुलेशन थी या मिस रिप्रेजेंटेशन थी फैक्ट्स पे, फिगर्स पे या एविडेंस के ऊपर। तो ये तो नहीं कहा जा सकता प्रोसिक्यूशन अगर वीक है। अब हमसे अगर ये डिमांड की जाए कि हम शायद प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ कर लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो काम हुकूमत का नहीं है कि हुकूमत प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ करे और कहे कि जी फ्री पास है आपको क्योंकि आप अनटचेबल हैं। सही है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की बैरिस्टर अकील मलिक की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मीसाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी शर्त पर नहीं होगा। वो मीसाक जो है तहरीक इंसाफ के किसी लीडर की रिहाई के बदले नहीं होगा, बल्कि वो पाकिस्तान के लिए होगा। प्रोग्राम पे एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे आज वो बड़ी मुलाकात होने जा रही है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात से क्या बड़ा नतीजा निकल सकता है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमेरिका की रियासत अलास्का पर आज पूरी दुनिया नजरें जमाए बैठी है, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान इंतहाई अहम मुलाकात होने जा रही है, जिसमें रूस यूक्रेन जंग के अलावा टैरिफ, तजारत, मशरक़ वस्ता और दोतरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर बातचीत होगी। दिलचस्प तौर पर इस मुलाकात पर सबसे ज्यादा नजर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की होगी, क्योंकि अमेरिका पहले ही इंडिया पर 50% टैरिफ आयद कर चुका है और मजीद टैरिफ का दारोमदार इस अहम मुलाकात पर होगा, जिसका इंदिया अमेरिकी वजीर खजाना दे चुके हैं। याद रहे, अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने पर 25% इजाफी टैरिफ आयद किया हुआ है, जबकि पहले ही भारत पर 25% टैरिफ आयद था, जिसकी मजमूई अब टैरिफ की जो शरह है वो 50% हो चुकी है। दूसरी जानिब सदर पुतिन का सदर ट्रंप से अलास्का में मिलना भी बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिका ने 1867 में $7.2 मिलियन के एवज अलास्का को रूस से खरीदा था। अलास्का वाशिंगटन डीसी से ज्यादा, जबकि मॉस्को से कम फासले पर वाक़ है। सबसे अहम बात यह है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी सदर के वॉर क्राइम्स में वारंट जारी किए हुए हैं, जिनका अलास्का पर इतलाक नहीं होता। वाज़ेह रहे, ट्रंप और पुतिन के दरमियान इससे पहले 6 मुलाकातें हो चुकी हैं। अहम सवाल यह है कि नोबेल अमन अवार्ड की उम्मीद लगाए सदर ट्रंप रूसी सदर को अपनी मर्जी के शराइत पर जंग बंदी पर राजी कर पाएंगे या इसका इम्कान कम है। इस मुलाकात की कामयाबी या नाकामी दोनों सूरतों में भारत पर इसके असरात क्या मुरतब होंगे, क्योंकि भारत के हवाले से अमेरिका वाज़ेह कर चुका है कि अगर ये मुलाकात नाकाम होती है तो भारत पर मजीद टैरिफ आयद किया जा सकता है, यानी 50% जो भारत पर टैरिफ आयद है उससे भी ज़्यादा इसकी शरह बढ़ाई जा सकती है। अगर ये मुलाकात कामयाब होती है तो फिर शायद भारत के लिए रियायत पैदा हो सकती है। ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि आज जो बड़ी मुलाकात होने जा रही है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, सबसे पहले तो मुलाकात के लिए जिस जगह का इंतखाब किया गया, जो ऑप्टिक्स हैं वो क्या बता रहे हैं कि ये मुलाकात जो है ये किस तरफ जाएगी, क्या नतीजा इसका निकल सकता है मुमकिन तौर पर? जी, एज न्यूट्रल एज पॉसिबल जो जगह लेना चाह रहे थे, अलास्का ठीक है, क्योंकि इस वक्त नेगोशिएटिंग पोजीशंस बहरहाल सदर पुतिन की ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस था वो टूट चुका है। यूक्रेन का अमेरिका को यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा। ज़ेलेंस्की का भी मैं पढ़ रहा था ट्वीट, तो वो तो किसी हाल में भी हर हाल में ब्रेक थ्रू चाहते हैं, क्योंकि उनके पास पत्ते नहीं रहे खेलने के। यूरोप उनको ट्रुप्स देने को तैयार नहीं है, वादे वईद कर रहे हैं, तो वो तो करना चाहते हैं। तो अब ये पुतिन साहब जो है बड़ी मजबूत पोजीशन में है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी कोई विन विन ही है नजर आ रही है। इसकी वजह ये है कि मुझे लगता है कि ये 2 स्टेप प्रोसेस होगा, ऐसे मेरा ख्याल है ये, कि एक सीज फायर टेम्परेरी अनाउंस करेंगे सदर पुतिन, और जिसके दौरान वो उनकी जो 3 उनकी डिमांड्स है वो उसके ऊपर नेगोशिएशंस होगी। एक तो डिमांड होगी कि जो टेरिटरी उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली है वो रख ली जाए। अमेरिका और यूक्रेन की होगी कि स्वाप हो जाए, यानी जो यूक्रेन ने भी कुछ टेरिटरी पकड़ी हुई है उनकी, तो वो भी हो जाए, तो स्वाप हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि पुतिन अपनी टेरिटरी शायद अब ना छोड़े, मुझे ये ऐसे ही गुमान लगता है। दूसरा ये है कि जो
यूक्रेन के फ्यूचर के बारे में उनको होगा कि जी ये आइंदा जो भी यहाँ पे हुकूमत होगी वो ज़ेलेंस्की की नहीं होगी। मेरे ख्याल में वो ये डिमांड करेंगे और ज़ेलेंस्की साहब की पोज़ीशन भी बड़ी कमज़ोर हो गई। और तीसरी जो सबसे बड़ी उनके लिए होगी वो ये कि मुझे गारंटीज़ दी जाएँ कि यूक्रेन अब नेटो में शामिल नहीं होगा। आई थिंक ये सबसे मुश्किल और कड़वी गोली है जो यूरोप को और यूक्रेन को यूक्रेन को निगलनी है। तो बिल्कुल। इस वजह से इस वक़्त सिर्फ सीज़फायर अनाउंस होगा, ये मेरा ख़्याल है जी, मतलब कुछ भी हो सकता है। आफ्टर ऑल विटकॉफ गए हुए थे उनके नुमाइंदे, वहाँ पे उन्होंने इतनी नेगोशिएशंस की हैं, कुछ तो किया होगा। ग्राउंड सेट लेकिन किया उन्होंने जाकर पहले, बिल्कुल। जी, जी, तो प्रोसेस शुरू होगा सीज़फायर से और ट्रंप विल अनाउंस कि देखिए ही इज़ अ विनर। उसने सीज़फायर कर दिया, इंडिया पाकिस्तान में भी कर दिया और अब यहाँ पे भी कर दिया, तो ही विल अनाउंस हिज ओन विक्ट्री इन दैट सेंस और एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। दैट्स माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस और वन। एजाज चौधरी साहब, इस मुलाकात के ऊपर अमेरिका और रशिया या यूक्रेन से भी ज़्यादा नज़रें जो हैं वो हमारे पड़ोसियों की यानी भारत की लगी हुई हैं कि चूंकि पहले अमेरिकी हुकाम की जानिब से कह दिया गया था कि अगर ये मुलाकात नाकाम हो गई तो फिर भारत के ऊपर मजीद जो है वो टैरिफ आयद हो सकता है। पहले भी भारत पे उन्होंने 25 के ऊपर 25 लगाया रशिया की वजह से कि आप रशिया से तेल खरीदते हैं, तो मजीद टैरिफ की धमकी भी भारत को दे दी गई है। तो भारत की बड़ी निगाहें इस मुलाकात पर लगी हैं, तो उनके लिए फिर क्या आ सकता है इस मुलाकात के अंदर से फिर? जी, मेरा ख्याल में वहाँ पे आपने सही कहा, बड़े उनके एक मुस्तनद डिफेंस एनालिस्ट हैं। वो उनका जो आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, बड़े वो दूरंदेशी से लिखते हैं। वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कुछ ब्रेक थ्रू होगा और दूसरा ये है कि अगर वहाँ पे कोई साथ ही जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं, वो दोबारा आपको पता मुअत्तल हो गई हुई हैं एक लिहाज से, तो वो दोबारा शुरू हो जाएँगी उसके बाद भी हिंदुस्तान को। लेकिन अगर ये नाकाम होता है, जिसके मैं चांसेस नहीं देख रहा, मेरा ख्याल है सीज़फायर अनाउंस होगा, मेरा ख्याल है कि ये मामला आगे चलेगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया नाकाम होता है, तो हिंदुस्तान के लिए वाक़ई मुश्किलात होंगी। क्योंकि हिंदुस्तान से जो डोनाल्ड ट्रंप की खफगी है, वो मल्टी फेस्टेड है जी। वो खफगी का आगाज़ तो उस वक़्त हुआ जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान उन्होंने चीज़ फायर हिंदुस्तान करवाया। की दरख्वास्त पर सीज़फायर करवाया और हिंदुस्तान मुकर गया। जो पहले भी माज़ी में भी मुकरते रहे, कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो मुकर गए। उससे उनको बहुत ज़्यादा सदमा पहुँचा कि देखिए मुझे एक कामयाबी हो रही थी, ना यूक्रेन में मिली थी कामयाबी, ना या गाज़ा में मिली थी, यहाँ मिल रही थी और इसने नहीं लेनी थी। तो एक तो उनको ये खपी थी। दूसरा उनके लोगों ने ये भी बताया कि जनाब ये डबल गेम खेलते हैं, ये रूस के साथ भी कर रहे हैं और चीन के साथ भी कर रहे हैं, तो इस वजह से ज़रा आपको होशियार होना चाहिए। तो थोड़ी खफगी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि समर साहब कि ये खफगी टेम्परेरी है। देखिए उनका जो स्ट्रैटेजिक कैलकुलस में वहाँ बाइपार्टिसन कंसेंसस रहा है कि इंडिया उनका साथी है। इस वजह से वो उस मेन स्ट्रीम के खिलाफ तो नहीं जाएँगे। जैसे ही ट्रेड डील हो जाती है और अगर यहाँ सीज़फायर अनाउंस हो जाता है तो कुछ थोड़ी-सी बर्फ पिघलेगी और हिंदुस्तान को थोड़ी कंसेशन ट्रेड में देकर वो चाहते भी हैं क्योंकि इतना बड़ा तजारती शरीक है, वो नहीं जाने देंगे इस तरीके से। या हिंदुस्तान भी ये चाहता है। लेकिन जो मसला हिंदुस्तान की आया है, वो ये आया है कि वो फिर जो इनिशिएटिव रूस और चीन के साथ ले चुका है और अभी फिर आपको पता है उनके यहाँ पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हो गया है कि अमेरिका रिलायबल पार्टनर नहीं है, आप इस तरफ जाइए। उसका क्या करें? क्योंकि वो तो ट्रम्प ये कहता है कि जी आप जब तक ब्रिक्स में हैं, इसका मतलब है आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम्म। अगर ये ब्रिक्स छोड़ते हैं तो रूस और चीन तो बड़े खफा हो जाएंगे। या तो इसलिए ब्रिक्स ये छोड़ेंगे नहीं और डोनाल्ड ट्रंप ने लिटमस टेस्ट ही ब्रिक्स बनाए हुए हैं। तो या हिंदुस्तान के लिए बड़ी चॉइसेस मुश्किल आ गई हैं और उसकी वजह से क्या उनकी 22 अपना स्टेशन इंडिया के लिए बन चुकी हुई है इस वक्त? या बन चुकी है और उनके लिए मुश्किल इसलिए भी आ गई है क्योंकि उन्होंने दोनों तरफ खेलना शुरू किया ना विकेट के। और जबकि यहाँ पे कंपटीशन जो है इस किस्म का था कि आप ज्यादा देर तक धोखा दे नहीं सकते थे जो हिंदुस्तान देने की कोशिश कर रहा था या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पर। ये वो कहते थे जी हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जबकि ऐसा नहीं था। आपने तो हर किस्म की कंसेशन से ली। आपने लॉजिस्टिक्स में उनके साथ लिमुआ किया, आपने कम्युनिकेशन में या कमकासा किया, आपने जियो स्पेशल इंटेलिजेंस उनसे ले रहे हैं बेका के अंदर। तो आपने इतना कुछ लेने के बाद आप उनको अकड़ के दिखा रहे हैं एक सही। ठींगा, तो वो तो नहीं मानेंगे इस तरीके से। इसलिए कुछ क्लाइम डाउन तो करना पड़ेगा। अब जो मुझे जो समर साहब जो मुझे खतरा नजर आ रहा है वो ये है कि जब डोनाल्ड को मोदी साहब को पे दर पे मुश्किलात पेश आ रही हैं, अंदरूनी महाज पे भी बैरूनी महाज पे भी, और ये बिहार का इलेक्शन वो हर सूरत में जीतना चाहते हैं क्योंकि अगर वो हार जाते हैं तो बीजेपी एक स्लिपरी स्लोप पे बैठ जाएंगे ऐसा ही है। और ये आउट हो जाएंगे। इसलिए
आपने देखा कि वो अब इलेक्शन कमीशन के अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कोशिश जी कर हाँ, रहे हैं रूल्स वोटर लिस्टों के साथ बिल्कुल। जिसकी वजह से राहुल गांधी ने इतराज किया और उसको फिर इन्होंने पकड़ा, बाद में छोड़ दिया। तो ये कुछ भी करेंगे ऐसे मौकों पर। पाकिस्तान तो भोग ही रहा है वहां पे हमेशा इलेक्शंस की, और पाकिस्तान को तो आपको पता है बैशिंग करते हैं, एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान। तो ये मैं इसको जोड़ता हूँ उनका जो आर्मी चीफ का बयान था 11 अगस्त को कि जी मतलब नई जंग हो सकती है जल्दी। तो और साथ ही अग्नि 5 का जो टेस्ट किया है जिसमें बंकर बस्टरिंग मिसाइल उसको ऊपर लगाएंगे वो लोग वेपन। और साथ ही उन्होंने एक चैप्टर अपने मीडिया में देखा होगा, करियाना हिल्स का जिक्र कर रहे हैं। उसको किराना कह ले, वैसे वो करियाना हिल्स है। तो मुझे ये लगता है कि वहां पे मोदी साहब डेस्परेट होके कोई फजूल हरकत ना करें, मुंह की खाएंगे एक बार फिर, लेकिन नुकसान हो जाता है। इस तरह दोनों जगहों पर जाने जाती हैं। तो सही। इन्होंने जो हरकत कर दी है वो दोबारा इनको मेरे ख्याल में हमाकत दोबारा नहीं करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, बड़ी तफसील से आपने तमाम सूरत हाल का अहाता किया। पाकिस्तान को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी पर जिस तरह से दबाव बढ़ रहा है, वो किसी भी किस्म की जो है वो मिस एडवेंचर कर सकते हैं। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।